लाइफ का यूज होने वाला वर्ड है। मोहम्मद साहिद, आई कैन नॉट सी यू, बस मुझे वॉल मत दिखाओ, तुम भी आओ सामने, राइट? आइए, आप भी आइए, क्लासरूम में हैं आप, यू आर इन द क्लासरूम, दैट इज वर्चुअल क्लासरूम, लेकिन यू आर इन द क्लासरूम, यू आर नॉट एट होम। निगोशिएबल या निगोशिएशन का क्या मतलब होता है? कोई भी बता सकता है। निगोशिएशन हम लोग बोलते हैं ना, निगोशिएशन कर रहे हैं हम लोग, किसी चीज के लिए निगोशिएट करते हैं, इसका मतलब क्या? मैरिज निगोशिएशन, बिजनेस निगोशिएशन होता है ये सब। इसका मतलब क्या निगोशिएट करने का मतलब? नॉर्मल निगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करके एक पॉइंट पर आना जहां दोनों ही पार्टी अग्री करे। निगोशिएट कर रहे हैं यानी बातचीत चल रही है। लैंड निगोशिएशन मतलब किसी जमीन को खरीदना है तो अभी निगोशिएशन चल रहा है, डील अभी फाइनल नहीं हुआ, निगोशिएट कर रहे हैं। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। निगोशिएबल का मीन्स ऐसे लिटरल जो हमने अभी आपको बताया, इसका मतलब क्या हुआ? बातचीत। यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ठीक है? जो चीज एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास इजिली ट्रांसफरेबल है, ठीक है ना? बहुत कुछ आप ट्रांसफर कर सकते हो, बहुत कुछ ऐसा है जिसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स विच इज इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, हाउ, कैसे? कैसे हम देते हैं उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह? मियर डिलीवरी, ठीक है ना? मेरे पास है और मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, आई जस्ट गिव इट टू यू, ठीक है ना? हो गया ये डिलीवरी। और बाय डिलीवरी यानी एक पार्टी से दूसरे पार्टी को डिलीवर कर देने से क्या हो जाता है? सामान ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरी जगह विद ओनरशिप, विद राइट ऑन द पर्टिकुलर थिंग, राइट? यहाँ पे साथ साथ में ओनरशिप भी हमने उसको ट्रांसफर कर दिया। या फिर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी थोड़ा समझ लो। इंडोर्स करने का मतलब होता है जब आपने उसका नाम लिखा, ठीक है, साइन किया और तब उसको दिया। जैसे केबीसी में अमिताभ बच्चन क्या करता है? नाम लिख करके साइन करके उसको देता है, यानी वो इंडोर्स करता है। जो भी कंटेस्टेंट होता है सामने हॉट सीट पे, उसके नाम से वो चेक, और वो चेक उसका हो जाता है, राइट? जब तक उसका जो अमाउंट का वो ओनर होता है, जब तक उसका नहीं हो जाता तब तक उसको नहीं देता है। बीच में कभी दे देता है? नहीं। बीच बीच में ये भी करता है कि वो चेक साइन करता है और बोलता है ये भी आपका नहीं, ये भी मैं अपने पास रख रहा हूँ। व्हेन यू क्रॉस दिस देन इट विल डिलीवर टू यू, राइट? तो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब होता है व्हेन anything which is signed properly by your name या by the name of other party, जिसको हम उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं और तब हम उसको डिलीवर करते हैं, डिलीवर तो करना ही है, देन वो हो जाएगा इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये समझ में आया? तो निगोशिएबल का मतलब इजिली ट्रांसफरेबल। और कैसे? मियर बाय डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अभी मैं टर्म यूज कर रही हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट क्यों टर्म यूज कर रही हूँ उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो मियर बाय द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी डिलीवरी दोनों में है, एक में आप सीधा। अब जैसे देखो थोड़ा सा आते हैं इंस्ट्रूमेंट, हम इसको क्यों बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट एक बोलने का मतलब है दिस इज जस्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, कागज का एक टुकड़ा है या और कुछ नहीं है। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट ये है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस से दिया जाता है, इसका वैल्यू है, ये किसी डील को फाइनलाइज कर सकता है, ये किसी वैल्यू को एक आदमी से दूसरे आदमी के पास ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल कैश तो हम लोग सब जानते हैं, सब लोग यूज करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पैसा दे करके ऑटो वाले को देते हो और फिर यहाँ आते हो, राइट? पेट्रोल से पैसे देते हो और पेट्रोल भराते हो। तो कैश बहुत प्रचलित है, ठीक है ना? हम लोग हर कोई यूज करता आ रहा है अभी तक। कैश में क्या होता है कि हम लोग कैसे करते हैं उसको दूसरी जगह ट्रांसफर? तुम्हारा पैसा है तुम्हारे जेब में जब तक है, लेकिन जब तुमने उस पैसे से कुछ खरीद लिया और वो पैसे किसी और को दे दिया, जस्ट बाय मियर डिलीवरी, कोई साइन करना पड़ता है कैश के ऊपर कि साइन किया इस कोकोनट वाले का, फिर उसको अपना पैसा दिया, उसका नाम लिखा, फिर साइन किया, फिर वो पैसा दिया, तब जाके होता नहीं। It doesn't require endorsement and delivery. It is transferred from one point to another party with full complete value, जिसका होता है वर्थ के साथ ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है just by mere delivery, right? ठीक है, कैश तो समझ में आ गया। लेकिन चेक जो होता है वो कई बार आपके नाम से काटा जाता है। हाँ बिल्कुल, आ जाइए। कई बार वो आपके नाम से काटा जाता है
तब जाकर के उसको साइन करता है देने वाला। जैसे कॉलेज से मुझे चेक मिलेगा, सैलरी का चेक, सपोज करो अगर किसी बार ट्रांसफर नहीं हो पाया अकाउंट में, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो मुझे चेक से दे देंगे, राइट। तो क्या करेंगे, मेरा नाम लिखेंगे, ठीक है ना, उनके, और उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे एंड देन वो मुझे डिलीवर करेंगे, और फिर मैं अकाउंट में अपने जमा करूंगी और उनकी अकाउंट से क्रेडिट होकर के पैसा में डेबिट होकर के, सॉरी मैं कॉमर्स के क्लास में हूँ, आई शुड माइंड इट कि यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चलेगा। तो उनके अकाउंट से डेबिट होकर के अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना पड़ा, यहाँ पे इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करना पड़ा। तो बहुत इंस्ट्रूमेंट मतलब वो चीज जहां पे रुपया का आप यूज नहीं करते हो। अब पैसे का क्या है कि अभी तो हमने 10, 20, 50, 100 रुपए की बात की, 4,000, 5,000, 7,000, चलो 20,000, 50,000 तक का हमने कर लिया कैश में ट्रांजेक्शन। लेकिन जहां पे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है वहां पे अगर हम कैश लेके जाते हैं तो जब तक डिलीवर ना कर दे दूसरे पार्टी को, तब तक डर होता है उस पैसे के चोरी हो जाने का, खो जाने का, गिर जाने का, किसी भी तरह का। ये जो रिस्क है, इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या किया हमने, ऐसा काम किया कि भाई देखो ये पैसा नहीं लेना पड़े, हमको पैसा ही देना है ना तुमको, तो उस पैसे के इक्विवेलेंट हम आपको, अभी मैं बार बार चेक यूज करूंगी जब तक मैं आपको बीओई और प्रोमिसरी नोट ना पढ़ा दूं, क्योंकि अगर मैं भी आपको बीओई बोलूंगी और प्रोमिसरी नोट बोलूंगी तो नहीं समझ में आएगा। चेक तो समझ में आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। कैश के बाद चेक ही है जो हम लोगों ने कभी कभी देखा है, यूज किया है। तो हम क्या करते हैं कि एक कोई उसके बदले में ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट बना लिया कि देखो भाई पैसा ना लेना पड़े, देना पड़े एक दूसरे को, क्योंकि मैं लेके भी सुरक्षित आ भी जाऊंगा तो फिर आपको जाकर के बैंक में जमा करना पड़ेगा, तब तक कोई चोरी ना कर लिया, कहीं गिर ना जाए, या फिर आपके ऊपर हमेशा एक खतरा रहेगा कि घर में है तो अनसेफ है, ठीक है। तो उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए 1881 में एक्ट बनाया गया जहां पर इस रिस्क को रिड्यूस कर दिया जाए बाय रिप्लेसिंग द मनी कैश विद इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, सम डॉक्यूमेंट। इसी डॉक्यूमेंट को हम इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो इसमें दो फीचर्स इंपॉर्टेंट है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। एक, इजिली ट्रांसफरेबल, वो एक जगह से, क्योंकि जैसे पैसे इजिली ट्रांसफरेबल है, मेरा है तो मेरे पास, मैंने तुमको दे दिया तो वो तुम्हारा हो गया। अगर वो तुम्हारा, अच्छा वो तुम्हारा कब होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनी कब तुम्हारा होगा, अगर मैंने आपको पैसे इसलिए दिए हैं कि जाकर के मेरे लिए उस पैसे का कुछ खरीद लाओ, तो वो अभी भी मेरा ही है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बाय समथिंग फॉर मी, ठीक है ना, अभी भी वो तुम्हारा नहीं हुआ, तुम उसको अपने हिसाब से खर्चा नहीं कर सकते। तो वो कब होगा, when you receive that amount, that money in exchange of something, बोनाफाइड जब आपने रिसीव किया है, जेन्युइनली जब आपने रिसीव किया है। जैसे हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था ना कि कोई भी चीज जब डिलीवरी किया जाए तो जब विलिंगली डिलीवर किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तभी वो डिलीवरी माना जाता है। जबरन किसी से छीन लेना, चुरा लेना, ये सब डिलीवरी नहीं हुआ। उसी तरह यहाँ पे भी वो पैसा तब हुआ जब आप उसके पीछे कोई बोनाफाइड रीजन हो, यानी जेन्युइनली आपने उसको अर्न किया है। जैसे कि मैंने अर्न किया है, महीने भर पढ़ा करके मैं अपना सैलरी लेती हूँ, तो वो मेरा जेन्युइन है, ठीक है ना, वो मेरा ओनरशिप आ जाता है उस कैश को या उस ट्रांसफर के साथ या उस चेक के साथ। समझ में आया? तो मैंने तुम्हें पैसे दिया और तुमसे उसके बदले में कुछ सर्विसेज या कुछ गुड्स खरीदा, फिर तुम्हारा उस पर जेन्युइन राइट है और वो ट्रांसफरेबल हो गया। ओनरशिप किसका हो गया अब उस पर? तुम्हारा। हमने बुक सेलर से ये फाइल खरीदा, उसको पैसे दिया, वो उसका हुआ क्योंकि उसका जेन्युइनली अर्न किया हुआ है, राइट, तभी वो ट्रांसफरेबल है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब, नेगोशिएबल मतलब इजीली ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट मतलब दोज डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी बाय, दो वर्ड, बाय डिलीवरी, सिंपल बाय डिलीवरी, और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी सिग्नेचर करके, नाम लिख करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया। क्लियर? तो इसमें फ्री निगोशिएबिलिटी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना, फ्रीली निगोशिएबल होना चाहिए, उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं लगा रहेगा। अगर कोई कंडीशन है तो यानी यह अनकंडीशनल होता है, कोई कंडीशन के साथ नहीं ट्रांसफर करते हैं हम किसी पैसे को, वो फ्रीली होता है, कोई कंडीशन, कोई इफ बट। इफ इट कम्स अंडर एनी इफ बट देन दिस इज नॉट द फुलफिलिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? यानी अनकंडीशनल बिल्कुल भी नहीं होगा ये, ठीक है। नाउ although the act mention only, ठीक है, ये भी पॉइंट में बता देती हूँ कि इस एक्ट में सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है। क्या क्या? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और अजय
कैमरा ऑन करो। मैंने आपको ये भी अलाउ किया कि आप कैमरा ऑन करके अगर आपको भूख लगी और अपना नाश्ता नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑन रहना चाहिए, राइट। इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कोई और काम नहीं होता है ना पढ़ते समय। कभी कभी होता है भूख लगी रहती है, ठीक है ना, और फिर भी बैठना पड़ता तो कैसे खाएं। यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है ना, लेकिन अभी कैमरा ऑन रखो और चेहरा बिल्कुल सामने रखो कैमरा के। मैं सब इसलिए बोल रही हूँ क्या कि ताकि तुम इस पे फोकस कर सको, ठीक है ना। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी अभी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताया जाता है, या इसमें सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट को ऐड किया गया है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। ये 3 ही है, लेकिन ये एक्ट ये भी बोलता है कि अगर कोई और भी इंस्ट्रूमेंट है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, ठीक है ना, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एसेंशियल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बाय मेयर एंड डिलीवरी और बाय इन्वेस्टमेंट एंड डिलीवरी है, अनकंडीशनल है, अगर ये सब चीजें हैं उनमें तो वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। समझ में आ गया, यानी कि इट हैज नॉट पर्पसली एक्सक्लूडेड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच फुलफिल्स द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बीइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट this act considers only 3 instrument as a negotiable instrument, जिसमें कौन कौन है, क्लियर हो गया। मतलब चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज तो है ही है, उसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, जो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही एसेंशियल्स, वैसे ही अनकंडीशनल हो और वैसे ही सारे चीजों को फुलफिल करे, कंडीशंस को फुलफिल करे, तो ठीक है। जैसे कि हुंडी एक टर्म आएगा, हम आपको लास्ट में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर के लास्ट में आप एक टर्म पढ़िएगा हुंडी, जो हमारे रूरल एरियाज में यहाँ पे इतना ज्यादा लोग इन सब टर्म से वाकिफ नहीं है। जो अब जैसे किसान को भी पैसे की जरूरत होती है, अब हर समय वो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं जानता है, लेकिन उसको भी पैसे चाहिए, वो भी बोरो करता है या अपने सर्विसेज के बदले किसी से लेता है, या अपना क्रॉप किसी को बेचता है तो ले सकता है। तो वैसे जगहों पे जहाँ पे बाय कस्टम और बाय यूसेज कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, तो उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। देखो, इसमें इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वो सारे डॉक्यूमेंट, जैसे शेयर वारंट्स पेएबल टू बियरर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। देखो, द पर्सन हु ऑब्टेन्स इट इन गुड फेथ, गुड फेथ समझ में आ गया, जो मैंने बोला था अभी, बोनाफाइड, करेक्ट। ये गुड फेथ में अगर आपने ऑब्टेन किया वो पैसा या वो बदले में इंस्ट्रूमेंट, तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, तो उसके पास उतना वैल्यू, वो किसी भी डिफेक्ट से फ्री होता है। मतलब कि एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, आगे आएगा ये सारी चीजें, लेकिन अभी जो जो टर्म आ रहा है मैं उसको समझा देती हूँ। फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स का मतलब नहीं समझ में आएगा, हो सकता है अगर मैं ना समझाऊं तो। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, या ये फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स होता ही है। जैसे मैं बताती हूँ, सपोज करो मेरा 5,000 कहीं गिर गया, ठीक है ना, और वो तुम्हें मिल गया, राइट, तुम्हें मिल गया मेरा 5,000, अब तुम्हें पता नहीं किसका है, तो तुमने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, रख लिया अपने पास। तुमने उसको किसी भी सर्विसेज के बदले में, किसी भी काम के बदले में मुझे किसी चीज को दे करके तो ऑब्टेन नहीं किया, दैट इज नॉट इन गुड फेथ, ठीक है ना। वो आपको मिल गया है और वो आपने उसको रख लिया, वो गुड फेथ में नहीं हुआ। लेकिन अब तुमने सुयस से कुछ 5,000 का सामान खरीदा और तुमने वो उसको दिया, उसको जो दिया वो बिल्कुल गुड फेथ में दिया है, तो उसको जो तुमने ट्रांसफर किया ना, तुम उससे वापस नहीं ले सकते। मैं अगर क्लेम करूंगी भी तो तुमको करूंगी कि तुम्हें मिला है एंड यू ऑब्टेन दैट मनी विदाउट एनी बोनाफाइड एक्टिविटी, तो तुमने गलत तरीके से लिया, तुम्हें मुझे वापस करना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि सुयस के पास वो गलत तरीके से गया, उसने तो आपको सामान बेच करके लिया है, तो उससे हम नहीं रिकवर कर सकते। क्लियर हुआ, ठीक है। तो वो आदमी जिसके पास वो बोनाफाइड गया यानी गुड फेथ में गया है, वो डिफेक्ट से फ्री है। इवन इफ तुमने कहीं गलत तरीके से लिया, लेकिन उसका जो उसके पास जो पहुंचा वो दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। तुमने ये चेक किसी से किसी सर्विसेज के बदले लिया है, छीन के लिया है, चुरा के लिया, उसको कोई मतलब नहीं, उसके पास आया है गुड फेथ के लिए, तो जो बीच का मेंबर है उससे हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब गुड फेथ में किसी के पास गया तो दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, चोरी का भी है तो तुम्हारा कोई गलती नहीं है। समझ में आया, क्लियर है, चलो वो सब भी आगे आएगा।
तो एंड बी इंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, तो वो अपने नाम से उस पैसे को या उस चेक को कर सकता है, ले सकता है, उसका इनकैशमेंट करा सकता है। समझ में आया? जिसके पास ये बोनाफाइड गया उसके पास फ्री ऑफ ऑल डिफेक्ट्स होता है, भले ही ओनर ने कहीं और से लाके दिया हो, गलत तरीके से लिया हो, बट तुम्हारे पास वो बोनाफाइड आया है। नाउ ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो शेयर वारंट्स जो होते हैं, ये शेयर वारंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो बियरर को टाइम आने पे, मैच्योर होने पे पे कर देता है, कंपनी कर देता है ना कंपनी पे। डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स हम देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ज्यादा प्रॉफिट आने पे डिवेंचर्स देते, आप तो ज्यादा अच्छे से इस टर्म को समझते होंगे। तो डिवेंचर्स को भी क्या है, ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कैश नहीं देकर कभी हम क्या दे रहे हैं आपको? डिवेंचर्स देने, जब आपको कराना होगा तो आप उसके बदले में पैसा ले सकते हैं, है ना? तो डिवेंचर्स भी, डिविडेंड वारंट्स, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। लेकिन मनी ऑर्डर भेजते हैं ना, दे आर नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? यानी मनी ऑर्डर अगर मेरे नाम से आया तो मैं उसको तुम्हारे नाम से ट्रांसफर नहीं कर सकती। अब समझ में आया? इसीलिए ये, लेकिन शेयर कर सकते हैं, करते हैं हम शेयर ट्रांसफर, डिवेंचर्स कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। जब टाइम आएगा तो तुम ले लेना, मुझे पैसे दे दो अभी। हम जो बॉन्ड खरीदते हैं वो भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर्स, deposit receipt, share certificate, bill of lading and dock warrants, these are not negotiable instrument, ठीक है ना? डॉक वारंट्स मतलब जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाते हैं और वहां से हमको वारंटी मिलती है, हमारे सामान जो हमारा जाता है, तो दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, राइट? हाँ, बिल ऑफ लैडिंग, ये अगेन बिल ऑफ लैडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आता है। इंटरनेशनल जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसमें आपको बैंक से बिल ऑफ लैडिंग लेना पड़ता है, ठीक है ना? जिसमें आपको वो जितने का भी आपने सामान भेजा उसका एक बिल ऑफ लैडिंग बना के देता है। वो सब क्लियरिंग में चीजों को एक्सपोर्ट करने में काम आता है, ठीक है? और वहां पे क्लियरिंग एजेंट बिल ऑफ क्लियरिंग से उस सामान को क्लियर करा करके ले जाता है। दीज ऑल बिलोंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड का ये टर्म है क्या का? डॉक वारंट एंड बिल ऑफ लैडिंग, ठीक है? या ये क्या है? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं, क्योंकि ये इजिली फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। समझ में आ गया? इसीलिए इनको इससे एक्सक्लूड किया गया है। नाउ देखो, although they are transferable by delivery and endorsement, यानी इसको डिलीवरी एंड इंडोर्समेंट से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो ट्रांसफर ही है उससे अधिक अच्छा, जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में देखा था ना, जो ट्रू ओनर है, जो बायर है, फर्स्ट बायर है, उसका जो उसपे क्या कहते हैं हम, राइट है, वो सेकंड बायर से ज्यादा नहीं हो सकता जब तक कि सेकंड बायर सारा पेमेंट ना कर दे। तो इस केस में भी हम ट्रांसफर भले ही कर दिए, ठीक है ना, सामान मैंने भले ही उसको बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से कर दिया, लेकिन जो पोजीशन है, जो उसका राइट है, वो उसका जो मेन ट्रांसफर है उससे बेहतर राइट उस पर नहीं हो सकता है, ठीक है, जब तक कि सारा क्लियर ना हो जाए। इसीलिए इसको हमने एक्सक्लूड किया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, राइट? ठीक है, अब कैरेक्टर्स यहाँ तक क्लियर हो गया। दो तीन चीजें ही हमने इतने में पढ़ा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब इजिली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी इट शुड बी फ्री ऑफ एनी कंडीशंस, और it can be transferred from one part to another party by simply by delivery or by endorsement and delivery. There may be certain instrument which fulfills the same characteristics can come under the negotiable instrument, but the Negotiable Instrument Act 1881 has purposely included only 3 instruments, that is bill of exchange, check and promissory note. That's it, right? That's it, यही हमने पढ़ा। कुछ को हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मनी ऑर्डर्स, या आपको पता होना चाहिए कि मनी ऑर्डर्स है, पोस्टल एड्रेस है, डॉक वारंट से, दे आर एक्सक्लूडेड। मे भी कभी कोई पूछ दे तो अच्छा रहेगा, इफ यू नो द आंसर, लोग बोलेंगे कि पढ़ के आया हो और मैम ने कुछ पढ़ाया है, वरना मैम ने क्लास में फाकी मारा है ये मैसेज आएगा, ठीक है ना? तो तुम्हारा परफॉर्मेंस विल गिव आवर परफॉर्मेंस, ठीक है ना? तो हम आप लोगों से उम्मीद रखेंगे कि आप ये सब चीज अपने दिमाग में रखिएगा, अदरवाइज आपकी नहीं हमारी असफलता होती है वो। नाउ अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। पहला क्या है? देखो पढ़ो,
इट शुड बी इन राइटिंग। हम लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था इट शुड बी ओरल, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी इम्प्लाइड, इट कैन बी एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पे नो, नथिंग, इट ओनली इट कैन बी इन राइटिंग। आपका कोई भी ओरल प्रॉमिस विल नॉट कंसीडर्ड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, उसको हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं जब तक कि वो राइटिंग नहीं, तो इट कैन ओनली बी स्टेटेड इन रिटन फॉर्म, ठीक है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा लिखित रूप में होगा, ओरल बिल्कुल नहीं होता है ये, ठीक है। दूसरा, इसको तो और एक्सप्लेन नहीं करना। दूसरा है फ्रीली ट्रांसफरेबल और इजिली निगोशिएबल, मतलब कि उसमें अगर मुझे आपको कुछ देना है तो कुछ भी प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है, ये जितना भी ऑनलाइन ट्रांसफर है, आरटीजीएस है, एनईएफटी, ये सब अभी इस 15-20 साल का इजाद है, 22 साल 25 साल बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ये ज्यादा पकड़ा है, जब से हम लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कर दी है, मोबाइल बैंकिंग शुरू कर दी, तब से थोड़ा और ज्यादा हम इंडिपेंडेंट हो गए और बैंकिंग बहुत सारे ट्रांजेक्शन खुद भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कब बना है, थिंक अबाउट दैट टाइम, 1881 में। उस समय हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे इन सारे इंस्ट्रूमेंट पे, जब कैश बहुत है, बहुत ज्यादा मेजर कुछ कैश का डीलिंग होता था, तो हमारे लिए यही सब चीजें थी। उस समय हम नहीं सीधा अकाउंट पे अकाउंट ट्रांसफर कर सकते थे कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इनको बहुत फ्रीली ट्रांसफरेबल रखा गया कि आप भाई आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सको, चेक के थ्रू या बीओई या फिर प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, ठीक है। तो अब फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब सिर्फ यही है कि इफ इट इज पेएबल टू, कि इस पे सिर्फ साइन करो और दे दो, ठीक है, नाम लिखो और दे दो। बेयरर चेक पे तो नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सीधा चेक को ट्रांसफर कर सकते हैं आप। किसी की भी मेरे नाम से चेक है काटा हुआ, लेकिन उस पे क्रॉस नहीं है, अब आएंगे धीरे धीरे आगे। अगर आपको क्रॉसिंग का मतलब पता है तो अभी समझ लीजिए, अगर अगर नहीं पता है तो सपोज करो कोई चेक है जिसपे 2 पैरेलल लाइन नहीं बना हुआ है, अगर उस पे 2 पैरेलल लाइन बना हुआ है, उसका मतलब होता है कि जिसके नाम से वो चेक है सिर्फ उसके अकाउंट में वो पैसा जा सकता है। लेकिन अगर 2 पैरेलल लाइन नहीं बना हुआ तो एनीबॉडी कैन टेक दैट अमाउंट फ्रॉम द बैंक, जो भी प्रेजेंट करेगा बैंक के काउंटर पे उसको पैसा मिल जाएगा। तो बेयरर चेक उसी को बोलते हैं। बेयरर मतलब, जल्दी बोलो, इसका मतलब आपको आना चाहिए, BEARER। कभी खाली समय में नोट को नहीं देखा है? वो हो गया, जैसे हम लोग बिजनेस डील में कोई रिस्क लेता है, तो एक सोल जो पर्सन रिस्क ले रहा है उसको, वो नहीं 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 नहीं, बहुत सिंपल मैं बोल रही हूँ। कभी एकदम से बेले हो तुम लोग और हाथ में 100 या 10 या 5 या 20 का नोट हो, तो कभी देखा है अपने पैसे? हाँ बिल्कुल, धारक, होल्डर, जिसके पास है। धारक मतलब जो ग्रहण करता है, ठीक है ना। बेयरर मतलब धारक, जिसके पास है। बैंक को आपने लिखा है कि गिव इट टू बेयरर, तो कोई भी जो प्रेजेंट करेगा मैं उसको दे दूंगा, बैंक उसको दे देगा, बिकॉज यू हैव रिटन इट। अब हम चेक पर जब आएंगे तो चेक का पूरा डिसेक्शन करेंगे, उससे पहले अगर आप चाहे तो अपने घर में एक चेकबुक को थोड़ा माइन्यूटली देख लीजिएगा, बस अभी जरूरत नहीं है, तुम देखते रहना बस। उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक चेक को देखने में बहुत कुछ नहीं लिखा रहता है, सिंपल चीज क्या क्या उसमें होता है बस तुम ये जान लो। जैसे मैंने अभी बोला कि आप जब नोट को खाली समय में देखो ना, तो एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में लिखा ही रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर सच एंड सच अमाउंट, जितना भी पैसे का वो नोट है। हिंदी में भी मैं धारक को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, गवर्नर का साइन, यही रहता है ना, यही रहता है ना, सिंपल। तो यही है कि इतना इजीली जैसे हम नोट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उतनी ही आसानी से हम उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सके एक जगह से। नोट में कोई कुछ करना होता है, नहीं करना होता, उसी तरह इंस्ट्रूमेंट भी इतना इजी हो कि कोई भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है। अब इफ इट इज पेएबल टू द बियरर, द प्रॉपर्टी इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी। यानी वो चेक या वो इंस्ट्रूमेंट, अब ये समझो, कोई चेक या कोई इंस्ट्रूमेंट जो बियरर को देने का प्रॉमिस करता है, तो क्या होता है, बाय नियर डिलीवरी, जैसे कि हमने पैसा दिया ना, वैसे ही वो चेक मेरे नाम से है लेकिन बियरर है, उस पे 2 क्रॉस साइन नहीं है, मैंने तुम्हें दे दिया, तुम जाकर के कैश ले सकते हो, अपने हाथ में वो पैसा ले सकते हो, ठीक है ना। ओवर द काउंटर आप पैसा ले सकते हैं बैंक से। पापा ने कभी दिया होगा ऐसा चेक, या तुम लोगों ने कभी कॉलेज में स्कूल में अगर 200 400 500 का इनाम जीता होगा तो कभी चेक के रूप में मिला है कभी कुछ इस तरीके का? कभी बेरर चेक आज तक बैंक गए हो बजाने के लिए? नहीं ना, कोई नहीं गया इस क्लास में?
मेरे पापा बैंक में चूंकि काम करते थे शायद इसीलिए 50 रुपए का भी इनाम देते थे ना, तो चेक से देते थे। तो इसीलिए हम लोग इतने छोटे से बेयरर चेक को पहचानते हैं। मतलब बेयरर चेक का मतलब है कि 50 रुपए का चेक आया ना, तो जा करके 6 महीने, उस समय तो 6 महीना हुआ करता था, अब 3 ही महीना है। जाके बैंक में जाओ, वो 50 रुपए का तुमको चेक दे देगा, तुम उसको चेक दो, वो तुम्हें 50 रुपए देगा। समझ में आ गया? इट्स एज सिंपल। लेकिन मैंने जो कहा ना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली लाया गया था रिस्क को कम करने के लिए। तो अगर हाई वैल्यू बियरर चेक है तो अगेन वो भी इतना ही रिस्क है, क्योंकि वो भी गिर सकता है, वो भी चोरी हो सकता है, वो भी आपसे कहीं मिस हो सकता है, तो कोई भी जाके निकाल लेगा। इसीलिए ये जो बियरर चेक है समझ लो कैश के जैसा ही रिस्क इसमें भी है, बहुत ज्यादा। हाँ, कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, इजिली ट्रांसफरेबल है, लेकिन रिस्क इक्विवेलेंट है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्क को कवर नहीं करता, इसलिए छोटा मोटा अमाउंट के लिए बेरर चेक लोग यूज करते हैं। जो मैंने आपको बोला 50 रुपए भी पापा देते थे तो चेक से देते थे, तो हम लोग को वो विड्रॉ करने का मालूम है, जाइए चेक लीजिए, पैसा हो गया। लेकिन अगर हाई अमाउंट है तो इट इज नॉट, नेवर, नोबडी विल सजेस्ट यू टू यूज बेयरर चेक, क्योंकि वो भी इक्विवेलेंट रिस्क ही होता है। ठीक है ना, वो तो ज्यादा ही रिस्क। फिर आप एक बस थोड़ा रिस्क कम ये होता है कि आप स्टॉप पेमेंट करा सकते हैं बैंक को अगर आपका चेक खो गया है एंड यू नो द चेक नंबर। और अगर आप चेक नंबर नहीं भी जानते हैं तो जिस किसी ने आगे आपको इशू किया है, दे कैन टेल यू कि आप उस चेक का क्या नंबर था। कैसे? क्योंकि एक बुक, चेक बुक होता है ना, उस पे सर्टेन नंबर टू सर्टेन नंबर लिखा होता है। तो जो चेक उसने आपको दिया उसके नीचे वाला चेक तो उसके पास होता है ना, तो उससे एक पहले वाला चेक नंबर खोया है तो वो आपको बता देगा कि ये चेक नंबर आपको दिया था। या फिर अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन वो एक दिन में 50-50 चेक देता है तो कैसे वो नंबर बताएगा? तो उनके इसमें लिखा होता है रजिस्टर में कि आज कितने चेक इशू किए, किस किस के नाम से इशू किए। अगर आपका खोया है आप उनसे पूछेंगे तो आपके नाम से जो चेक इशू हुआ होगा वो देख करके आपको बता देंगे कि ये चेक नंबर आपका था। आप उस चेक नंबर को बोल करके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारा ये मिस हो गया है, इसको आप किसी को पेमेंट मत करिएगा और स्टॉप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये रिस्क थोड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने इतने होश में भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि चेक हो गया और किसी ने इन कैश कर लिया, तो फिर कुछ बाद में चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी, कुछ फायदा होगा नहीं। नाउ इफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर पेएबल टू द ऑर्डर। अब हम ऑर्डर, ये तो समझ में आ गया, सिंपल डिलीवरी यानी एक जगह से दूसरे। अगर ऑर्डर है तो अब बेयरर चेक नहीं है, ठीक है ना। ऑर्डर पेमेंट का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी नेगोशिएबल पासेस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी बाय ओनली बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यानी सिर्फ आपके नाम से लिखा जाना होना चाहिए और तभी हम साइन करके वो आपको दे सकते हैं। दो चेक बिकम्स ऑर्डर चेक, ठीक है ना। नॉर्मली अकाउंट पे चेक्स आर ऑर्डर चेक्स, ठीक है, क्योंकि उस पे आपका नाम है। जब तुम्हारा नाम लिखा है और उसको हमने क्रॉस कर दिया तो कोई और नहीं ले सकता है, वो तुम्हारे बैंक के, तुम्हारे उस बैंक के, तुम्हारा जो अकाउंट है उसी में सिर्फ जा सकता है, राइट। तो वो ऑर्डर हो गया। तो ऑर्डर चेक को हम कैसे कर सकते हैं? इज फ्रीली ट्रांसफरेबल दोनों है। एक है सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह दे देने से चला जाता है, और दूसरा क्या है? बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, उसको हम ऑर्डर कहते हैं। बाय ऑर्डर यानी मैंने ऑर्डर दिया है कि एबीसी को ही ये फलाना एंड फलाना को ही ये अमाउंट दिया जाए और किसी को नहीं दिया जाए, ठीक है। बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। एक पॉइंट और बताते हैं, उसके बाद आपको ओवरफ्लो नहीं हो, इसीलिए यहाँ खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। एसेंशियल्स जरूरी है, उसके बाद कुछ ये जरूरी है क्योंकि ये हर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो 3 है ना इंप्लीमेंट होगा। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, कुछ भी नहीं समझाना है। टाइटल मतलब ओनरशिप, राइट, फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, यानी कि जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि अगर आपने उसको बोनाफाइड जेन्युइन गुड फेथ में उसको रिसीव किया है, देन दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। अगर उससे पहले किसी ने चोरी किया है, स्मगलिंग किया है, कुछ भी किया है, बट यू रिसीव्ड इट बोनाफाइड, ठीक है ना, यू रिसीव्ड इट फॉर, हाँ करेक्ट। तो किसका होगा? जिसने उसको गुड फेथ में नहीं रिसीव किया है। लेकिन टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री, यानी अगर आप सही में आप उसके ओनर हो और आपने उसको जेन्युइनली रिसीव किया है, तो वो बीच में होल्डर इन ड्यू कोर्स, अब मैं समझाती हूँ। हो सकता है हम 5 पार्टी, अभी 5 लोग हैं इस क्लासरूम में, 5 एक एग्जांपल लेते, सोनी मैम, फिर तुम्हारे पास गया, फिर तुम्हारे, फिर तुम्हारे, फिर तुम्हारे पास, ठीक है ना। अब मैंने वो चेक क्या किया था? किसी से ठग के लिया था,
ठीक है ना, किसी को दिया नहीं सामान, उसको बोले कि दे देंगे और तुम पहले चेक दे दो, और मैंने ले लिया, ठीक है, और मैंने उतने ही चेक का ट्रांजेक्शन तुम्हारे साथ कर लिया, ठीक है, मैंने तुमको दे दिया वो चेक, मेरा वो नहीं है गुड फिट में, लेकिन तुम्हारे पास तो किसी ना किसी कंसीडरेशन के तौर पे वो पहुंचा है, किसी ना किसी काम को करके तुमने लिया, फाइनली उसको दे दिया, फिर उसको दे दिया, फिर उसको दे दिया। अब जो टाइटल है जो तुम्हारे पास है, फिर तुमने उसको ट्रांसफर किया, ऑल दीज ट्रांसफर आर क्या, फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, ठीक है ना। जो डिफेक्ट है वो सिर्फ मेरे तो बीच में जो मैं हूँ एक किसी पार्टी से लेने, उसका भी क्या था, उसने भी मुझे किसी काम के बदले में दिया, लेकिन मैंने उसका काम नहीं किया, ठीक है ना। बाकी जितने भी, तो मेरा जो राइट था, मेरा जो उस पर हक था, वो क्या था, वो नहीं था गुड फेथ में, वो सही नहीं था, लेकिन बीच में किसी होल्डर के गलत तरीके से भी आ जाने के बावजूद अगर फर्दर उसको वो कंसीडरेशन के लिए ट्रांसफर करता है, तो दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। अगर कभी रिकवर करना पड़ेगा तो उसी पार्टी से रिकवर करेगा जिसके पास वो एक्चुअल टाइटल है ही नहीं, उसके पास, है ना, समझ में आ रहा है ना, मेरे पास जो आया वो मेरा एक्चुअल टाइटल है ही नहीं, एक्चुअली में मैं उस पैसे की या उस इंस्ट्रूमेंट की ओनर हूं ही नहीं, राइट। तो यही बोल रहा है ये कि अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड, यानी जिसके पास बोनाफाइड हो गया उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर मैंने उसको गलत तरीके से चोरी करके स्मगलिंग करके भी दिया हो, तो तुम्हारा टाइटल पे कोई असर नहीं आएगा। क्लियर? शॉपकीपर नहीं, अच्छा मैं बताती हूँ, अच्छा ठीक है, ये तुमने सही कहा, इफ अगर शॉपकीपर और थेफ्ट की कुछ अपना ये है कि नहीं आप चुरा के लाओ, जैसे होता है ना गोल्ड में ऐसे होता है या प्रीसियस चीजों में ऐसे होता है, तो अगर मिली भगत है तो हो सकता है, लेकिन अगर आप, अच्छा ठीक है, हम सिंपल चलते हैं संजली, कि आपका कुछ पैसा है, आप मॉर्गेज रखते हो गोल्ड स्मिथ के पास और पैसा लेते हो, फ्रॉम वेयर ही कम टू नो कि तुम्हारा नहीं है, from where he come to know, if he comes to know by any means कि ये तुम्हारा नहीं है और अब तब भी वो ले रहा है, तो फिर वो गलत है, लेकिन इन जनरल तो पता ही नहीं चलेगा ना, बैंकर को कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हें गिरा हुआ मिला है, अगर वो एक बियरर चेक है तो तुमको नहीं दिया गया, कैसे पता चलेगा, एक बैंकर को नहीं पता चलेगा, राइट है ना, कि आपको ये बोनाफाइड मिला है या आपने किसी के ड्रॉअर से चुरा के ले लिया है या आपको कहीं रास्ते में मिला, ही नेवर कम्स टू नो, तो वो आपको पेमेंट कर देगा। अगर जानकारी है, ये क्लॉज जरूर होगा उस केस में कि इफ शॉपकीपर एंड वो थीफ मिलके ये बिजनेस करते हैं तब तो वो भी जाएगा, क्योंकि नोइंगली इंटेंशन, वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू कि लॉ में इंटेंशन देखा जाता है, इफ यू आर इनोसेंट, ठीक है ना, तो फिर आप पे कोई काम, कोई ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको जानबूझ करके नहीं किया है, लेकिन अगर जानबूझ करके किया तो ऑलरेडी आप भी इक्विवेलेंट उसमें सहभागी हो और उसमें आप पे भी तब जाएगा। तो जो ये अभी मैंने एग्जांपल दिया वो समझ में आएगा कि मैं गलत तरीके से ली हूँ या मेरे से तुमने गलत तरीके से ली किया, लेकिन फर्दर जो उसका ओनरशिप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। जो प्रॉब्लम है वो हमारा तुम्हारा, ठीक है ना। तो जो कोर्ट सम्मन करेगी वो मुझे और तुम्हें करेगी और हमसे रिकवर करेगी, उन दोनों से नहीं करेगी। क्लियर? ये थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, राइट, मैं ये भेज देती हूँ तुम लोगों को।